नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवीश और नेशन एट 9 में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें, पूरब से पश्चिम तक की और उत्तर से दक्षिण तक की सभी खबरें, हर प्रदेश की खबर। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले रामनवमी को लेकर, जहां देश के कई राज्यों में रामनवमी पर हिंसक घटनाएं घटी। सबसे पहले हम पश्चिम बंगाल से बात करते हैं, जहां रामनवमी के मौके पर हावड़ा में निकाली गई शोभा यात्रा में लगातार दूसरे साल भी हिंसा हुई। दंगाइयों ने शोभा यात्रा में शामिल गाड़ियों में आग लगा दी और कई दुकानें फूंक दी। आपको बता दें कि हावड़ा के शिवपुर काजीपारा इलाके में बीती शाम को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी चल रहे थे। डीजे और जय श्री राम के नारों के साथ आगे बढ़ रही शोभा यात्रा पर अचानक पत्थरों की बरसात होने लगी। इसके बाद यात्रा में भगदड़ मच गई। यात्रा में शामिल लोगों ने भी बचाव में पत्थर चलाए। इसके बाद भीड़ ने शोभा यात्रा में शामिल गाड़ियों में आग लगा दी। घटना के बाद सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा बयान जारी किया है। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों ने अपना रूट क्यों बदला, उनका असल मकसद दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचाना था। मुख्यमंत्री ने घटना के लिए शोभा यात्रा के आयोजकों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, इस महीने में मुस्लिम कोई गलत काम नहीं करते। अगली खबर गुजरात से है, जहां वडोदरा में बीते दिन रामनवमी के मौके पर कुछ असामाजिक लोगों ने शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया, जिसके बाद से पूरे इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके में भारी मुस्लिम बल तैनात कर दिया गया है। बीते साल भी वडोदरा में रामनवमी पर इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि शोभा यात्रा पर पथराव उस समय हुआ जब राम जी की सवारी भूतली झापा क्षेत्र से गुजर रही थी। कुछ लोगों ने शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके। पथराव के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस पथराव करने वालों की पहचान के लिए घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। वडोदरा हिंसा पर राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि पत्थरबाजी करने वालों की पहचान सीसीटीवी के जरिए की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने भी पत्थर मारे हैं उनके ऊपर ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी कि आगे से वो कभी भी पत्थर की तरफ देखेंगे नहीं। खबरों में रुक करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां इंदौर में रामनवमी के मौके पर एक बड़ा हादसा हो गया। स्नेहनगर के पास पटेल नगर में श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हवन के बाद कन्या पूजन चल रही थी। इस दौरान बावड़ी की छत धंस गई और वहां मौजूद 50 से ज्यादा लोग बावड़ी में गिर गए। हादसे में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 18 लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में कुल 150 लोगों की टीम जुटी हुई है। इसमें 15 एनडीआरएफ, 50 एसडीआरएफ और 17 आर्मी के जवान शामिल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। जानकारी के मुताबिक मंदिर में हर साल रामनवमी के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता था। इस बार भी इस मौके पर यज्ञ हो रहा था। बताया जा रहा है कि इसमें शामिल होने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। ऐसे में मंदिर की इमारत इतने लोगों के वजन को झेल नहीं पाई। बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां नए संसद की झलक देखने को मिली। गुरुवार की शाम पीएम मोदी नए संसद भवन का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां हो रहे कामों का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही पीएम मोदी ने संसद भवन की सुविधाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा सहित दोनों भवनों का भी निरीक्षण किया। यहां काम कर रहे कर्मचारियों से भी उन्होंने बात की। इस दौरान पीएम के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने दिसंबर 2020 में नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कर रहा है। केंद्र सरकार ने 2019 में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना शुरू की थी, जिसमें नई दिल्ली में कई परियोजनाओं के साथ साथ एक नए संसद भवन का निर्माण भी शामिल है। अगली खबर दिल्ली से है, जहां राहुल गांधी को उनकी मुंह सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित किए जाने पर देश के सबसे सीनियर वकीलों में शुमार और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पहली बार बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में तो मानहानि का मुकदमा हो ही नहीं सकता, क्योंकि राहुल गांधी ने यही कहा था कि कुछ लोग चोर हैं और उनमें से नीरव मोदी, ललित मोदी एवं एक और मोदी का नाम लिया था। उन्होंने कहा कि अगर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए था तो इन्हीं लोगों के द्वारा होना चाहिए था, लेकिन मुकदमा सूरत में बैठा एक पुरनेश मोदी करता है, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद लोकसभा की उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार के ऋषिकुल में कई योजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में आयोजित समारोह में राज्य की सभी 670 बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण सरकारी समितियों का उन्होंने ऑनलाइन करने के साथ ही सहकारिता की कई योजनाओं की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश के सभी एक्टिव टैक्स को कंप्यूटराइज करने का काम शुरू हो गया है। वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि हम कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं तो उससे पीछे नहीं हटते हैं। इस नए भारत में आज कुछ चुनिंदा परिवार ही नहीं बल्कि सबकी आवाज सुनी जाती है।
अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के 2 दिवसीय दौरे का आखिरी दिन है। जहां वो आज देहरादून में मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सुबह 11:30 बजे स्वास्थ्य विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसके अंतर्गत दून मेडिकल कॉलेज के 500 बेड क्षमता के अस्पताल, ECRP2 और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में 50-50 बेड के 3 क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद वो दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अगली खबर तेलंगाना से है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हैदराबाद जाएंगे, जहां तेलंगाना में पार्टी संगठन को मजबूत करने के मिशन के तहत हैदराबाद में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक में वो शामिल होंगे। बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव की तैयारियों की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संगारेड्डी शहर में पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। नड्डा संगारेड्डी से ही तेलंगाना और पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के कई जिलों के जिला इकाई कार्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं तेलंगाना के संगारेड्डी से ही वर्चुअली राज्य के वारंगल, महबूबाबाद, भूपालपल्ली और जनगांव के साथ साथ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और चित्तूर में बीजेपी के जिला इकाई ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। खबरों में एक बार फिर से रुक करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज भोपाल दौरे पर रहेंगे, जहां वो सिंधी समाज के एक बड़े सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आरएसएस प्रमुख के समागम में सिंधी समाज के देश दुनिया के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान 3 तरह की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। पहली पाकिस्तान स्थित सिंध प्रांत की होगी, दूसरी प्रदर्शनी सिंधी संतों पर आधारित होगी और तीसरी आजादी के आंदोलन में सिंधी समाज के जन नायकों के योगदान पर केंद्रित होगी। आपको बता दें कि इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सूबे के बड़े नेताओं का आना जाना पड़ गया है। खबरों में एक बार फिर से रुक करते हैं दिल्ली की ओर, जहां आज वैश्विक व्यापार की धीमी पड़ती रफ्तार के बीच निर्यात बढ़ाने के लिए बहुप्रतीक्षित नई विदेश व्यापार नीति 2023-28 की घोषणा की जा सकती है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस नीति की घोषणा करेंगे। मौजूदा नीति पिछली 5 साल की नीति की अवधि मार्च 2020 में खत्म हो गई थी। हालांकि कोरोना की वजह से इसको बढ़ाया गया था। नई नीति में भारत के माल और सेवा निर्यात को साल 2030 तक 2000 अरब डॉलर तक पहुंचाने की रूपरेखा आने की उम्मीद है। वहीं मौजूदा पिछली साल की विदेश व्यापार नीति का समय मार्च 2020 में खत्म हो गया था, लेकिन कोरोना महामारी के प्रकोप और लॉकडाउन की वजह से इस नीति को बार-बार विस्तार दिया गया। इसे अंतिम बार 2022 के सितंबर में 31 मार्च 2023 के लिए बढ़ाया गया है। 31 मार्च को पीयूष गोयल करेंगे नई विदेश व्यापार नीति 2023-28 की घोषणा। शुक्रवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा करेंगे। कोविड-19 के प्रकोप और लॉकडाउन की वजह से इसे बार-बार विस्तार दिया गया। इसे अंतिम बार सितंबर 2022 में 31 मार्च 2023 के लिए बढ़ाया गया। खबरों में रुक करते हैं दिल्ली की ओर, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक दोपहर 12 बजे होगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर कई बड़े फैसले किए जा सकते हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की थी। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने अस्पतालों से कहा है कि जिन लोगों में लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन्हें कोरोना वायरस की जांच कराने की सलाह दें। अस्पतालों में आने जाने वाले लोगों को मास्क पहनना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली में बीते दिन कोरोना के 300 नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने कोरोना को लेकर एक्टिव मोड में दिल्ली सरकार नजर आई। खबरों में रुक करते हैं बिहार की ओर, जहां आज बिहार विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 5 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इस चुनाव में कुल 48 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है। शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। 5 अप्रैल को इन सीटों के नतीजे आएंगे। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कराया जा रहा है उनमें सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कोसी शिक्षक निर्वाचन और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव हो रहे हैं। चुनाव में विधान परिषद के पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह, पूर्व विधान पार्षद महाचंद्र प्रसाद सिंह, विधान पार्षद संजीव कुमार सिंह, संजीव श्याम सिंह, वीरेंद्र नारायण यादव जैसे नेताओं के भाग्य का फैसला होगा। गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से कुल 8 उम्मीदवारों के बीच, जबकि गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कुल 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। खबरों में एक बार फिर से रुक करते हैं बिहार की ओर, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने मोदी सरनेम मामले पर राहुल गांधी के खिलाफ केस दायर किया है और इसको लेकर पटना की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल को समन दिया है। इस मामले में उन्हें 12 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना है। बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करते हैं, जिन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की ओर से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। इसके लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का अनोखा तरीका अपनाया उन्होंने। ममता बनर्जी मंच पर वॉशिंग मशीन लेकर ही आ गई। ममता बनर्जी ने इस वॉशिंग मशीन को बीजेपी वॉशिंग मशीन का नाम दिया। इस मशीन से पश्चिम बंगाल की सीएम ने लाइव डेमो किया और दिखाया
कि कैसे इस मशीन में जाते ही काले कपड़े सफेद हो जाते हैं। इसके बाद ममता ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को केंद्रीय एजेंसियां लगातार परेशान करती हैं, लेकिन जैसे ही यही विपक्ष के नेता बीजेपी में शामिल होते हैं तो मेमने की तरह मासूम और निर्दोष हो जाते हैं। सीएम ममता का आरोप है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के खिलाफ भेदभाव का रवैया अपना रही है। साथ ही ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी दलों से एकजुट होकर बीजेपी को टक्कर देने की उन्होंने अपील की। अगली खबर पंजाब से है, जहां खालिस्तानी प्रचारक और वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह को 13 दिनों के बाद पुलिस जो है वो ढूंढ नहीं पाई है। अमृतपाल के कभी दिल्ली में होने, कभी हरियाणा तो कभी उत्तराखंड में होने की खबर भी आती रही, लेकिन उसकी सटीक लोकेशन को लेकर पुलिस को अभी तक कोई इनपुट नहीं मिला है। इस बीच गुरुवार को अमृतपाल सिंह ने एक नया वीडियो जारी किया। इसमें उसने साफ कहा कि वो सरेंडर नहीं कर रहा है। ये उसका दूसरा वीडियो है। इस बीच अकाल तख्त के जत्थेदार ने भगौड़े अमृतपाल सिंह को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने और जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि 30 वर्षीय अलगाववादी और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह खुद को सिख आतंकवादी जर्नैल सिंह भिंडरवाले का अनुयायी बताता है। 18 मार्च को वारिस पंजाब दे संगठन के सदस्यों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के बाद वो फरार हो गया। खबरों में फिर से रुक करते हैं पंजाब की ओर, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश में फसलों की विभिन्नता पर जोर दिया है। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की है। ये कमेटी स्टडी और किसानों से बातचीत कर अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपेगी। कमेटी बताएगी कि गेहूं के अलावा वो सभी कौन सी फसलें हैं जिनमें कम पानी का इस्तेमाल कर खर्चा कम और फायदा ज्यादा हो सकता है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार बासमती, नरमा, कपास, मूंग और दालों की फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास कर रही है। सरकार नरमे और कपास के रकबे को बढ़ाने का प्रयास करेगी। इसके लिए लुधियाना में सरकार किसान मिलनी में 15,000 से ज्यादा किसानों के साथ मुलाकात की। अगली खबर हरियाणा से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर नीतू घंटास और स्वीटीपुरा से चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर पर मुलाकात की। सीएम खट्टर ने दोनों विश्व चैंपियन खिलाड़ियों को 40-40 लाख रुपए का चेक और ग्रुप बी की नौकरी का ऑफर लेटर देकर सम्मानित किया। साथ ही सीएम ने दोनों विश्व विजेता बेटियों को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये प्रदेश के लोगों के लिए गर्व की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में लड़कियों ने खेल के क्षेत्र में प्रदेश के साथ साथ देश का नाम रोशन किया। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां संभाजी नगर में हुए आगजनी पर पहली बार उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि संभाजी नगर में हालात काबू में हैं। वहीं इस मामले में पुलिस की गाड़ियों में आग लगने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इसमें कई लोग पेट्रोल डालकर खुलेआम आग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि 30 मार्च को रात में संभाजी नगर के किराड़पुर इलाके में 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई थी। इस दौरान कई गाड़ियों को फूंक दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मथुरा रेलवे स्टेशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां 23 सेकंड के इस वीडियो में एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चादर ओढ़कर सोता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर 2 पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं और उसे पैरों से कुचलने लात मारते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस वीडियो को कई लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है, जिसके बाद एसपी जीआरपी आगरा ने दोनों को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां एक बाघ लगातार उमरिया के कई गांवों में आसपास मवेशियों के लालच में घूम रहा था। वहीं वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत उसे हाथियों से निगरानी में रखा गया। फिलहाल बाघ को रेस्क्यू कर लिया गया है, जहां उसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद उसे जंगल में छोड़ा जाएगा। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने धान की खरीद 15 अप्रैल से सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को बेमौसम बारिश की वजह से फसल को नुकसान के बारे में जल्द से जल्द रिपोर्ट पूरी करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि किसानों को किसी भी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसके लिए किसानों के कार्य का समय के साथ साथ निगरानी की जाए। बैठक में अधिकारियों ने सीएम को बताया कि बेमौसम बारिश से जिन किसानों की फसल को नुकसान हुआ है, उनकी सूची अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक तैयार कर दी जाएगी और किसानों के फसलों को नुकसान ना हो, इसके लिए कीटनाशक दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की, जहां विधानसभा चुनाव बेहद करीब आ जाने की वजह से आरक्षण से जुड़े मुद्दों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा बेहद आक्रामक रुख
में नजर आ रहे हैं। येदियुरप्पा ने बताया है कि वरुणा विधानसभा सीट से वीआई विजेंद्र को टिकट दिए जाने पर विचार विमर्श चल रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें कर्नाटक में पूर्ण बहुमत मिलने वाला है, क्योंकि प्रदेश की जनता सरकार के कामकाज से खुश है। जनता का विकास हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता हमेशा से रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सत्ता में फिर वापसी करेंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्ट है, इसलिए 40% कमीशन के झूठे आरोप लगा रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता ने कहा कि लिंगायतों और अन्य समुदायों के लिए आरक्षण कोटा न्यायपूर्ण है। मुस्लिमों के साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं की गई है। अब उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के तहत आरक्षण मिल जाया करेगा। अब बात कर लेते केरल की, जहां G20 के दूसरी शेरपा की बैठक शुरू हुई। दरअसल G20 की दूसरी शेरपा की बैठक कुमारकोम गांव में शुरू हुई। कुमारकोम गांव विश्व भर में अपने हरे भरे खेत, मैंग्रोव के जंगल, नारियल के पेड़ और बैक वाटर क्रूज के लिए लोकप्रिय है। G20 सदस्य राष्ट्रों में 120 से अधिक प्रतिनिधियों ने भारत के शेरपा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में इस बैठक में भाग लिया। बैठक 9 आमंत्रित देशों के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के लिए एक मंच की तरह काम करेगी। 4 दिनों तक चलने वाले इस बैठक में शामिल प्रतिनिधि आर्थिक और विकास की प्राथमिकताओं के साथ साथ समकालीन वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी के लिए कम कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जागरूकता करना है, साथ ही स्थानीय स्थिति के अनुरूप मांग आधारित विकास को बढ़ावा देना है। अगली खबर पुडुचेरी से है, जहां विधानसभा परिसर में 1 मई से प्लास्टिक की वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल विधानसभा में प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद अपना स्पीकर ने निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में कैरी बैग, प्लास्टिक प्लेट और पानी के पैकेट सहित 14 प्लास्टिक वस्तुओं के प्रयोग पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए 1 मई से विधानसभा के अंदर इन वस्तुओं के प्रयोग की इजाजत नहीं होगी। साथ ही स्पीकर श्री सेल्वम ने विधायकों से प्रतिबंध में सहयोग करने की मांग की। अगली खबर हैदराबाद से है, जहां राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 यात्रियों के पास से 65 लाख रुपए का सोना बरामद किया। ये दोनों यात्री दुबई से आ रहे थे। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने संदेह होने पर एक यात्री को रोका और तलाशी के दौरान पेस्ट के रूप में सोने के 840 ग्राम के 3 कैप्सूल छुपाए हुए थे। इसके अलावा एक और यात्री से 233 ग्राम वजन की 2 सोने की छड़ें भी बरामद की। अगली खबर नए वित्त वर्ष को लेकर है, जहां आपको बता दें कि कल 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष यानी 2023-24 की शुरुआत हो रही है। वहीं नए वित्त वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही आयकर समेत कई बदलाव होंगे, जिनकी जो सूची है वो काफी लंबी है। इन बदलावों का सीधा असर आपकी और हमारी वित्तीय सेहत पर पड़ेगा। इसके अलावा 2023-24 के आम बजट में कई नई घोषणाएं भी की जाएंगी, जो 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है। वहीं सोने की खरीदारी, म्यूचुअल फंड, रीट इनवीट, जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान संबंधी नए नियम भी बदल रहे हैं। अगर आप अगले वित्त वर्ष से आयकर रिटर्न भरने के लिए पुरानी या नई कर व्यवस्थाओं में से किसी एक का चयन नहीं करते हैं, तो नई व्यवस्था में डिफॉल्ट शामिल हो जाएंगे। नई कर व्यवस्था में जो छूट की सीमा है वो 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं महिला सम्मान बचत योजना को पहली बार शुरू किया गया है। इसके तहत महिलाओं या युवतियों के नाम पर अधिकतर 2 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। वहीं 1 अप्रैल से जारी होने वाली 5 लाख रुपए से अधिक के सालाना प्रीमियम की जीवन बीमा पॉलिसी से होने वाली कमाई पर टैक्स देना होगा। ऐसे में इस बदलाव का असर ज्यादा प्रीमियम देने वाले पॉलिसी धारक पर होगा। इसके अलावा कई नियम हैं जिनमें बदलाव देखने को मिलेगा। अगली खबर पेट्रोल डीजल के नए दाम को लेकर है। आपको बता दें कि कच्चे तेल के दाम में फिर उछाल देखने को मिला है। कई जगहों पर तेल के रेट में इजाफा और कमी आई है। इस बीच तेल कंपनियों ने आज यानी 31 मार्च को पेट्रोल डीजल के नए रेट्स जारी कर दिए हैं। देश की राजधानी नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपए और डीजल 89 रुपए 62 पैसे हो गया है। मुंबई में पेट्रोल के दाम जो है वो 106 रुपए 31 पैसे और डीजल जो है वो 94 रुपए 27 पैसे में बिक रहा है। इसके अलावा कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपए 3 पैसे और डीजल जो है 92 रुपए 76 पैसे में बिक रहा है। चेन्नई की अगर हम बात करें तो यहाँ पेट्रोल 102 रुपए 73 पैसे और डीजल 94 रुपए 33 पैसे बिक रहा है। वहीं अगर नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की जो कीमत है वो यहाँ पे 6 पैसे सस्ता होकर 96 रुपए 58 पैसे है और डीजल 7 पैसे सस्ता होकर 89 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर पर है। वहीं लखनऊ में तेल के दामों में परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके अलावा गुरुग्राम में पेट्रोल 8 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 96.58 रुपए और डीजल 89.73 रुपए प्रति लीटर। अगली खबर मौसम को लेकर है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में मौसम ठंडा हो गया है। बारिश हर तरफ है। पिछले कई घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसके चलते दिल्ली की जो सड़कें हैं वो करहा रही हैं। कमजोर सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, उन गड्ढों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई आगे बढ़ रही हैं। कई अंडरपास जिनसे पानी निकालने की व्यवस्था नहीं है या फिर बेमौसम बारिश के चलते पानी निकालने की तैयारियां नहीं हुई हैं। हालांकि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 1 अप्रैल तक बारिश की चेतावनी दी है।
अभी की बारिश महज शुरुआत है। मौसम विभाग ने कहा है कि 31 मार्च यानी कि आज और 1 अप्रैल को ज्यादा बारिश होगी। वहीं मौसम विभाग ने बारिश के साथ तेज हवा की संभावना को देखते हुए यूपी में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं आज केरल, कर्नाटक, उत्तरी असम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ओले के साथ हल्की बारिश हो सकती है। खबरों में एक बार फिर से रुख करते हैं गुजरात की ओर, जहां आज से अहमदाबाद में आईपीएल 2023 का आगाज हो रहा है। आईपीएल के 16वें सीजन का पहला मुकाबला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। इस बार आईपीएल के सीजन में क्रिकेट फैंस को कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। दरअसल इस बार आईपीएल में कुछ नियमों के चलते काफी कुछ बदलाव जो है वो नजर आने वाला है। इस सीजन में कप्तान द्वारा प्लेइंग 11 शेयर करने की टाइमिंग और डीआरएस जैसे 2 बड़े बदलाव हो रहे हैं। साथ ही इंपैक्ट प्लेयर जैसा नया नियम भी लागू हुआ है। इन 3 नियमों के चलते आईपीएल इस बार और रोचक हो सकता है। टॉस के बाद टीमें अपने प्लेइंग 11 का ऐलान कर सकती हैं। तो नेशन एट नाइट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।